हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। हम पढ़ रहे हैं जेन एयर बाय शार्लेट ब्रोंटे। तो अब ये जो इनजस्टिस की थीम है ये राइजिंग एक्शन में है, क्योंकि जेन खुद इस बात को कंक्लूड करती हैं, अनजस्ट अनजस्ट सेड माय रीजन। और अब जेन के मन में कुछ अजीब से ख्याल आने लगते हैं कि भाई इस ऑपरेशन से बचने के लिए मैं करूं तो करूं क्या मैं यहां से भाग जाऊं? और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो क्या मैं खाना पीना छोड़ दूं? क्या मैं मर जाऊं? What a consternation of soul was mine that dreary afternoon. कि भाई मेरे सोल में जो कंफ्यूजन थी, जो शॉक मैंने महसूस किया उस दिन, वो मैं कैसे बयान करूं? How all my brain was in tumult and all my heart in interaction. क्योंकि अब इन चीजों की ना अति हो चुकी है. And that is why Jane thought of retaliating. So this is more like a mental battle rather than a physical battle. तो ये जो क्वेश्चन है जेन एयर के माइंड में कि why I thus suffered, she says, I could not answer that question. But now, at the distance of, I will not say how many years, I see it clearly. लेकिन दो चीजें हैं, एक तो जेन एयर का उस समय का रिफ्लेक्शन कि भाई जो हुआ, कितने टाइम से ऐसा हो रहा है, मेरे साथ इस घर में ये चल रहा है, क्यों हो रहा है, why am I the sufferer, why am I the victim of all these things, why am I suffering? तो उस समय इस क्वेश्चन का जवाब जेन के पास नहीं है, लेकिन कहती है नाउ। और यहीं से हमें ये पता लगता है कि इस नॉवल में कई जगह पर ऐसे रिफ्लेक्शंस हैं जो ग्रोन अप जेन के हैं। Right now, Jane is a little girl aged 10. But you should also be aware of the fact that this novel is a Bildungsroman, यानी एक ऐसा नॉवल जिसमें एक कैरेक्टर की ग्रोथ होती है, ना केवल फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो ऑब्वियसली ये सब चीजें अपनी लाइफ के बारे में एक ऑटोबायोग्राफिकल स्ट्रक्चर में जेन हमें बता रही हैं। तो ये सब चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस जेन ने बहुत पहले किए होंगे, तभी कहती हैं उस समय आई कुड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन बट नाउ एट द डिस्टेंस ऑफ, यानी अब इतने साल बाद मुझे समझ में आता है। उसके बाद कहती हैं आई वॉज अ डिस्कॉर्ड इन गेट्स हेड हॉल, आई वॉज लाइक नोबडी देयर and I had nothing in harmony with Mrs. Reed or her children. जेन कहती हैं कि मुझे पता है कि अगर मैं थोड़ी सी केयर फ्री होती, if I had been sanguine, brilliant, careless, exacting, handsome, romping child. Romping means a child who plays noisily and actively. जेन कहती हैं कि अगर थोड़ी सी मैं केयर फ्री होती, जो इक्वली डिपेंडेंट, क्योंकि डिपेंडेंट का तो लेबल जेन पर लग ही गया है कि भाई यू आर अ डिपेंडेंट। तो जेन कहती है कि सिंस मैं इतनी केयरफुली रहती हूं कि मैं कोई फॉल्ट कमिट ना करूं, किसी को डिसप्लीज ना करूं, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी केयर फ्री होती, केयरलेस होती, ब्रिलियंट होती और बच्चों की तरह मैं खेलती होती, तो शायद मिसेस रीड वुड हैव endured my presence more complacently. And probably her children would have also entertained me more of the cordiality of fellow feeling. And probably the servants would have been less prone to make me the scapegoat of the nursery. Nursery means एक ऐसा रूम जो बच्चों के लिए होता है, चाहे वो उनका बेडरूम हो। तो अभी क्या है, जेन इज ऑलवेज मेड द स्केपगोट, यानी कोई कुछ भी करे लेकिन सारा ब्लेम जेन पर ही आएगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड राइट नाउ। व्हाई इज जेन लॉक्ड इन द रेड रूम? बिकॉज ऑफ नो फॉल्ट ऑफ हर्स। जेन ने कुछ नहीं किया था। It all started because of John Reed's foolish talk and the way he was behaving with Jane, which led to all of this. अब धीरे धीरे डे लाइट कम होती जा रही है, शाम के 4 बज चुके हैं और अब जेन को डर लगने लगेगा। ऊपर से वेदर ऐसा है, इट्स स्टिल रेनिंग कंटिन्यूअसली एंड द विंड इज हाउलिंग इन द ग्रोव। तो देखें कितनी अच्छी विजुअल इमेजरी यहाँ पे यूज की है। Jane says, my habitual mood of humiliation, self-doubt, forlorn depression fell damp on the embers of my decaying ire. यानी अभी जो जेन को गुस्सा आया हुआ था जब जॉन को रिटेलिएट किया था, और सोच रही हैं कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है इस घर पे, मैंने क्या किया है आखिर,
तो ये जो गुस्से की आग जेन के अंदर लगी हुई है, अब वो आग बुझने वाली है. Embers are pieces of wood or coal that continue to burn after a fire has no more flames. अब इस आग में लपटे नहीं है, अब बस बचा कुचा रह गया है, जैसे वुड या कोल के पीसेस होते हैं. तो अब ये आग बुझने वाली है, because of the humiliation that she is experiencing right now and her forlorn depression. कहती हैं, everybody said I was wicked and perhaps I might be so. लेकिन अभी अभी मेरे मन में जो ख्याल आया कि क्या मैं खाना पीना छोड़ दूं, क्या मैं मर जाऊं, ये तो डेफिनेटली गलत है. कहती है या फिर the vault under the chancel of Gateshead Church an inviting bone, कि जब कोई मर जाता है उन्हें बेरी कर दिया जाता है, क्या वो एक इनवाइटिंग डेस्टिनेशन है? तो you see all sorts of thoughts are coming in her minds at the moment. In such vault I had been told did Mr. Reed lie buried. जेन के जो अंकल हैं मिस्टर रीड, obviously he died 9 years ago. उस समय जेन बहुत छोटी थी. She cannot remember him, but she knows कि ये मेरे अंकल थे, जेन के मदर के ब्रदर. तो यहां से हमको क्लियर होता है कि मिस्टर रीड जेन के मामा थे और मिसेस रीड जो जेन की आंट हैं वो उसकी मामी हैं. एक बहुत क्रूशियल बात यहाँ पे जेन ने बताई है that he had taken me when a parentless infant to his house. यानी कि जेन कहती है कि जब मेरे पेरेंट्स मर गए थे दोनों, when I had become an orphan, that is when my uncle brought me to this house. तब मुझे इस घर में लेके आए थे. और जब मेरे अंकल, when he was in his dying condition, in his last moments, he had required a promise of Mrs. Reed that she would rear and maintain me as one of her own children. यानी मरने से पहले जो लास्ट विशेस थी मेरे अंकल की वो यही थी कि मेरी आंट को यही बोला था, वादा करो, प्रॉमिस करो कि जेन को भी तुम अपने बच्चों की तरह ही पालोगी. मिसेस रीड को शायद ऐसा लगता होगा कि उन्होंने ये प्रॉमिस निभाया है. जेन कहती हैं लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो बहुत एनोइंग रहा होगा, बहुत इरिटेटिंग रहा होगा कि कैसी दुविधा में मैं फंस गई कि मेरे से ये प्लेज करवा लिया, प्रॉमिस ले लिया, क्योंकि मैं उनकी कुछ लगती थोड़ा हूं. क्योंकि ऐसी मेंटालिटी मिसेस रीड की है that she sees Jane as an uncongenial alien permanently intruded on her own family group. अब जेन के मन में एक ख्याल आता है कि अगर मेरे अंकल जिंदा होते, if he had been alive, he would have treated me kindly. कि मेरे अंकल अगर जिंदा होते तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करते. और यहीं से जेन रिकॉल करती हैं कि उन्होंने कभी सुना था कि जब लोग मर जाते हैं और उन्हें दफना दिया जाता है, तो अगर उनकी लास्ट विशेष को पूरा नहीं किया जाता तो उसका बदला लेने के लिए उनकी आत्मा यहाँ वहां भटकती रहती है. और अब इसी चीज का जेन एयर को डर है. She says, I thought Mr. Reed's spirit, harassed by the wrongs of his sister's child, might quit its abode. कि मिस्टर रीड की स्पिरिट तो देख ही रही है, वो तो सब देख रही हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ग्रेव से बाहर आ जाए उनकी आत्मा. क्योंकि ऐसा सोचने से भी जेन को बहुत डर लगता है. So what she does is she quickly wipes her tears and hushes her sobs. क्योंकि वो नहीं चाहती कि और दुखी हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा वो दुखी होगी, जितना ज्यादा वो रोएगी, तो उसके अंकल उसे देख रहे हैं, उनकी आत्मा उसे देख रही है, और क्या पता किसी मोमेंट उनकी आत्मा यहाँ पे प्रकट हो जाए. तो जस्ट अभी जेन अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसी समय what she sees is a light gleaming on the wall. अब इस लाइट से जेन को शक हो जाता है. वो सोचती है क्या ये मूनलाइट है? नो, मूनलाइट हो नहीं सकती, क्योंकि मूनलाइट शुड बी स्टिल, बट दिस लाइट ग्लीमिंग ऑन द वॉल इज रादर मूविंग. जो लाइट कमरे में आ रही है विंडोज में से, इट्स मूविंग. तो इस मूविंग लाइट को देखकर जेन बहुत घबरा जाती हैं. और अब जेन को पक्का ये एहसास होने लगता है कि ये पक्का किसी घोस्ट या किसी आत्मा के आने का इंडिकेशन है. जेन की हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसे कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं. She says, I was oppressed, suffocated, and endurance broke down. I rushed to the door and shook the lock in desperate effort. Psychologically या mentally जेन इतना disturbed है
कि अब इस लाइट को देख के, हालांकि इसको आप गॉथिक एलिमेंट कह सकते हैं, बट वी कैन ऑल्सो से दैट बीइंग अ चाइल्ड, since she is so mentally disturbed, keeping in mind the mental torture and including physical as well that she has been enduring, probably it is just her imagination as if she has seen the ghost of Uncle Reed. अब जेन से और नहीं सहा जा रहा, तो वो इस कमरे का जो लॉक है उसे शेक करती हैं, जोर जोर से करती हैं। हाउसमेड्स बेसी और एबॉट फटाफट ऊपर आती हैं, ताला खोला जाता है और बेसी पूछती है, मिस एयर आर यू एयर? और जेन रोते रोते बोलती है, मुझे बाहर निकालो, लेट मी गो इनटू द नर्सरी। तो बेसी पूछती हैं, क्या हुआ? आर यू हर्ट? हैव यू सीन एनीथिंग? तो जेन बताती है, हाँ, आई सॉ अ लाइट एंड आई थॉट अ घोस्ट वुड कम। और अब तक जेन ने बेसी का हाथ पकड़ लिया है और बेसी अपना हाथ छुड़ाती नहीं है। इनफैक्ट इस पूरे रीड हाउस होल्ड में आप ऑब्जर्व करेंगे that even though Bessie is also acting the way Mrs. Reed tells her to, but of all the people here, Bessie is the most kind person to Jane. And right now, Bessie is the only person who has compassion. Bessie को वाकई में चिंता हो रही है कि भाई जेन को हुआ तो हुआ क्या, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो दूसरी मेड है मिस एबॉट, उसका क्या कहना है, अरे रहने दो, ये जान के चिल्ला रही है, इतनी जोर से चिल्लाई है, अगर वाकई में उसको कोई प्रॉब्लम होती ना तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये जान के ट्रिक्स खेल रही है। आई नो हर नॉटी ट्रिक्स, हमें यहाँ पर सबको बुलाना चाहती थी। तो ये है कहना मिस एबॉट का। अब मिसेस रीड भी आ गई हैं, अब उनका चालू हो जाएगा। वो कहती हैं, क्या चल रहा है ये? एबॉट और बेसी, मैंने तुमको ऑर्डर दिया था कि जेन एयर को इस रूम में से नहीं निकालना है जब तक मैं नहीं आ जाती खुद। और बेसी feels compassion, pity for Jane and she pleads. वो कहती हैं, Miss Jane screamed so loud, ma'am. लेकिन Mrs. Reed is as cold as a stone. वो कहती हैं, छोड़ो बेसी का हाथ, कुछ नहीं होने वाला ऐसी ट्रिक्स खेल के। मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है जो ऐसी चालें खेला करते हैं, और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसी ट्रिक से कुछ नहीं होने वाला है। और अब तुम 1 घंटा और इस रूम में बंद रहोगी, तुमको बाहर मैं तभी निकलने दूंगी जब तक तुम पूरी तरह से सबमिसिव नहीं हो जाती हो। तो देखें, बेचारी को हेल्प करने के बजाय पनिशमेंट का पीरियड बढ़ गया। 1 घंटा और जेन को अब अंदर रहना पड़ेगा। जेन चिल्लाई जा रही हैं, ओ आंट, हैव पिटी, फॉरगिव मी। देखो, जेन ने किया कुछ नहीं है, but right now she's in such a condition that she's even asking for her pardon, asking to be forgiven. माफी मांग रही है, कहती है अगर मुझे पनिश ही करना है तो किसी और तरीके से कर लो, let me be punished some other way. लेकिन यहां पर अगर आपने मुझे दोबारा बंद कर दिया, I shall be killed. मिसेस रीड कहती हैं, बस करो, शांति। क्योंकि जेन कहती हैं कि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ ड्रामे कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ, और मेरे लिए उनके अंदर इतनी हेट भरी हुई थी कि मैं क्या बताऊं। तो बेसी और एबर्ट चले जाते हैं। मिसेस रीड जेन को वापस अंदर धक्का देती हैं और रेड रूम को लॉक कर देती हैं। और जैसे ही रेड रूम दोबारा लॉक होता है, जेन क्या कहती हैं कि आई सपोज आई हैड अ स्पीशीज ऑफ फिट unconsciousness closed the scene. That means Jane becomes unconscious, she faints in the red room. तो I hope इस चैप्टर से जो थीम्स हाईलाइट होती हैं वो हमने शॉर्ट में डिस्कस की हैं। और भी कोई थीम अगर आपको लगता है जो आप मेंशन करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So if you like the video, please subscribe to our channel and share the video with your friends, and thank you for watching.